देखो मैं आप लोगों को ना कुछ चैप्टर्स के स्पेशली कुछ टॉपिक्स है, उसमें एक रिवीजन लेके दे रहा हूँ और बता दे रहा हूँ क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखना है, कैसे पहचानना है। पहला कंसिडरेशन में आपको पता है कहाँ से प्रैक्टिकल आ सकता है और ऑलमोस्ट थियरी है वो। ऑफर एक्सेप्टेंस में आपको पता है कि ऑफर में से एक्सेप्टेंस में से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है और ना उनके जो कैरेक्टरिस्टिक है एसेंशियल्स उसमें से, और बाकी डिफरेंस बिटवीन के बहुत चांसेस है वहाँ से आने के, ठीक है, और उनके जो एसेंशियल एलिमेंट्स है या रिवोकेशन से वहाँ से थियरी क्वेश्चन। देखिए कैपेसिटी में अगर क्वेश्चन आया सबसे पहले आप क्या करेंगे, कैपेसिटी की मीनिंग लिखेंगे सबसे पहले। थियरी क्वेश्चन भी आ सकता है, प्रैक्टिकल भी आ सकता है। फिर कॉम्पिटेंट कौन होता है बताएंगे, जो भाई जो एज ऑफ मेजोरिटी का होता है लॉ के हिसाब से, जो साउंड माइंड है, जो डिस्क्वालीफाइड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, ठीक है, ये बताएंगे आप सबसे पहले। हाँ जी, तो आपको क्वेश्चन आया तो कैपेसिटी में सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे, और जो डिस्क्वालीफाइड नहीं है लॉ के हिसाब से। ये सेक्शन 11 का एनालिसिस हो गया, ये आपको लिख देना है, ठीक है। फिर आपको बोलेगा एज ऑफ मेजोरिटी क्या होती है, जो इंडियन मेजोरिटी एक्ट के 1875 के हिसाब से जो 18 साल से ऊपर है, सिंपल। हर वो व्यक्ति जो इंडिया के अंदर रह रहा है उसको 18 साल से ऊपर का होना जरूरी है, ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। 18 साल से नीचे के बंदे को माइनर कंसिडर किया जाता है। अब सिंपल सा लॉजिक है, माइनर से होने वाला एग्रीमेंट होता है वॉइड एब इनिशियो। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको रट्टा मार लेते हैं। अब रट्टा नहीं मार सकते इसको, माइनर से होने वाला एग्रीमेंट डेफिनेटली वॉइड एब इनिशियो होता है, मगर कई ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जो माइनर कर सकता है, या माइनर इसके लिए लाइबल तो नहीं होता बट आप माइनर से वो कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनल लाइबल कभी नहीं होता, वो उसकी प्रॉपर्टी लाइबल होती है। जैसे अब ये लिखा है कि वॉइड एब इनिशियो होता है, तो इसमें रेफरेंस हो गया मोहरी बीबी और धर्मदास गोसे वाला, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा कोई लेन देन वाला क्वेश्चन दिखा ना, मगर वो लेन देन में क्या नहीं होना चाहिए, नेसेसरीज नहीं होनी चाहिए। जहां आपको लगा नेसेसरीज है तो फिर वॉइड ऑफ इनिशियो नहीं होगा, वो वैलिड होगा और उसमें रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ माइनर की प्रॉपर्टी होगी, ये ध्यान रखना। माइनर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, कोई याद रखना है। रेटिफिकेशन आपको पता है रेटिफिकेशन नहीं हो सकता आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, आपको फ्रेश एग्रीमेंट करने पड़ेंगे ना। माइनर कैन बी ए बेनिफिशियरी, माइनर थर्ड पार्टी हो सकता है, बेनिफिशियरी हो सकता है, बेनिफिट ले सकता है कॉन्ट्रैक्ट से, बेनिफिट है ना, खुद तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता बट उससे बेनिफिट ले सकता है, हमने कंसिडरेशन में पढ़े हैं। थर्ड पार्टीज जो बेनिफिशियरीज होते हैं, माइनर के बिहाफ में आप कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, जैसे हम शेयर खरीद सकते हैं माइनर के बिहाफ में, आपने पढ़े। पार्टनरशिप हम में माइनर पार्टनर नहीं होता, मगर बाकी पार्टनर्स अगर कंसेंट करें तो वो बेनिफिट्स के लिए पार्टनरशिप में एग्री कर सकते हैं उसको, ठीक है। क्या लिखा इसमें, अ मॉर्गेज वाज एग्जीक्यूटेड, आपने इसके पास में कुछ चीज गिरवी रखी है तो ही कैन गेट अ डिग्री फॉर दैट मोर। अब आप इसका मतलब आपने उससे कुछ लिया है लेन देन, डेफिनेटली आपके खिलाफ में कोर्ट के ऑर्डर ले सकता है। माइनर हमेशा प्लीड करेगा कि मैं माइनर हूं, भले वो एग्रीमेंट में कुछ भी गड़बड़ करे, वो हमेशा प्लीड करेगा, भले वो फॉल्सली रिप्रेजेंट करे, आप उसके खिलाफ ये नहीं लिख सकते। इट मीन्स ही कैन बी अलाउड टू प्लीड इज माइनॉरिटी इन डिफेंस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में भी आपने पढ़े है ना, कि देखो पर्सनल लाइबल वो कहीं पर भी नहीं है। एक तो लीगली बाउंड है कि आप उसको सपोर्ट करें, सेक्शन 68 आ गया, मतलब कॉजी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। तो अब उसमें बट माइनर इज नॉट लाइबल लेफ्ट फॉर एनी प्राइस दैट ही मे प्रॉमिस, किसी प्राइस के लिए वो लाइबल नहीं होगा। कर दिया, वादा कर दिया उसने, जितनी वैल्यू है नेसेसरीज की उतना ही वो पे करेगा, वो भी अपनी प्रॉपर्टी से, वो पर्सनल लाइबल कभी नहीं रहेगा, आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, उसकी लाइफ के लिए था वो, है ना, और उसके पास ऑलरेडी वो नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ ये चीजों से एक्सक्लूड हुआ तो फिर आप उससे पैसे नहीं ले सकते, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सब नेसेसरीज में आते हैं। माइनर्स एजुकेशन, फ्यूनरल सेरेमनी में पैसा तो खर्चा करते हैं हम लोग, ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन माइनर के बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, शेयर्स खरीद सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, अपने पढ़े थे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना, माइनर के बिहाफ में लेते ना कई लोग। मगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो माइनर के बिहाफ में नहीं कर सकते, उस पर अननेचुरल बर्डन क्रिएट होगा, जैसे कि उसके बिहाफ में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, उसके लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी जबरदस्ती उसको बाइंड कर दोगे, वो बेचारा बड़ा बड़ा हुआ नहीं है, उसके ऊपर एक लाइबिलिटी आ जाएगी फालतू की, और वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है सर्टिफाइड गार्डियंस के थ्रू भी, जो अपॉइंटेड बाय कोर्ट होते हैं विद द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। अगर आपको माइनर की प्रॉपर्टी बेचना है, वो खुद तो बेच नहीं सकता और उसके गार्जियन भी नहीं है, तो उसके अपॉइंटेड गार्जियन वो प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होता, अपन ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पढ़े हैं ब्रीच में, जहाँ स्पेसिफिक डैमेजेस क्लेम किए जाते हैं कि आपको परफॉर्म करना ही होगा, ऐसा कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप माइनर पे थोप ही नहीं सकते। जब वो सॉल्वेंट ही नहीं है तो इंसॉल्वेंट, आप किसी को जब सॉल्वेंट घोषित करेंगे तब वो इंसॉल्वेंट होगा ना। नेवर लाइबल पर्सनली, he is not liable to be in partnership firm but with the consent of all the partners he can be admitted for the benefits of the partnership firm. He can be an agent, आपने पढ़े प्रिंसिपल एजेंट में वो एजेंट हो सकता है, बट वो अपने प्रिंसिपल के एड्स के लिए कभी भी लाइबल नहीं होगा। वो चेक बना सकता है, डिलीवर कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को, है ना, मगर वो खुद लाइबल नहीं होगा। माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्जियन, माइनर के किए हुए गलत कामों के लिए उसके पेरेंट और गार्जियन पर्सनली लाइबल नहीं होंगे। उनको अगर लाइबिलिटी बनानी होगी तो बना सकते हैं, वो तभी लाइबल होंगे जब वो खुद एज ए गार्जियन किसी काम में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट, द एडल्ट विल बी लाइबल, सिंपल, बोलने की बात ही नहीं है उसमें। सेन दास वर्सेस रामचंद्र,
joint purchase by two purchaser, one of them was minor, it was held that the vendor could not enforce the contract against the major purchaser. वेंडर मतलब जो बेचने वाला बंदा है वो सिर्फ मेजर परचेजर के खिलाफ ही कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कर सकता है, नॉट द माइनर। श्योरिटी फॉर योर माइनर, श्योरिटी मतलब होता है गारंटर, तो आप डायरेक्ट गारंटर के पास ही रहोगे ना यार, और वो गारंटर हमेशा एडल्ट होना चाहिए, ठीक है जी। जो थर्ड पार्टी होगी वो गारंटर के तरफ ही जाएगी डायरेक्ट। माइनर एज ए शेयर होल्डर, माइनर बीइंग इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट तो कैन नॉट बी ए शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, बट अगर वो गलती से मेंबर बन भी जाता है the company can cancel the transaction and remove his name from the register of member। आपको तो पता ही पता है, बट उन्हें लॉफुल गार्जियन के थ्रू एक शेयर होल्डर बन सकता है ना। जैसे कि अपन यादव का शेयर होल्डर अगर मतलब मर जाते हैं ट्रांसमिशन में, डेथ में, तो उनके लीगल हायर्स बनते हैं, तो वैसे वो बन सकता है शेयर होल्डर फुल्ली पेड शेयर्स का, फुल्ली पेड शेयर्स का। लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट्स, टॉर्ट्स मतलब सिविल रॉन्ग, किसी प्रकार का ऐसा काम जो सिविल रॉन्ग का मतलब डैमेजेस क्लेम किए जा रहे हैं, है ना। किसी को धक्का लग गया, किसी को मार लग गई, किसी को बदनाम कर दिया आपने, ये सब सिविल रॉन्ग में आता है, ठीक है। इसमें लिखा है ना, वेयर अ माइनर बोरोड अ हॉर्स फॉर राइडिंग ओनली, ही वाज हेल्ड लायबल व्हेन ही लेंट हॉर्स टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स हु जंप्ड एंड किल्ड द हॉर्स। Similarly, a minor was held liable for his failure to return certain instruments which he had hired and then passed on a friend। आपने अगर कोई चीज ली है तो आपसे नहीं मांगी जाएगी, मगर आप वो चीज किसी की लेके किसी को पास कर रहे हो तो फिर आप लाइफ रिस्पॉन्सिबल रहोगे, बराबर है ना। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात क्यों कर रहा हूं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात क्यों कर रहा हूं। मैंने आपको अपना घोड़ा दिया था, आपने किसी और को क्यों दिया, फिर आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे। पर्सन ऑफ साउंड माइंड तो आपको पता ही है, सेक्शन 12। A person is said to be of sound mind जो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त पूरी तरीके से कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस है, और एक रैशनल जजमेंट क्रिएट कर सकता है कि उसके इंटरेस्ट के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। नॉर्मली कभी कभी दो प्रकार के लोग होते हैं, यूजुअली जो अनसाउंड माइंड है बट कॉन्ट्रैक्ट के वक्त साउंड माइंड है, और यूजुअली जो साउंड माइंड है बट कॉन्ट्रैक्ट के वक्त अनसाउंड माइंड है। आपको यही एग्जांपल डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चन में पूछ सकता है, यही एग्जांपल उठा के। अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड में पर्सन मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट बाय पर्सन हु इज नॉट ऑफ साउंड माइंड इज वॉइड, ठीक है जी। डिस्क्वालीफाइड पर्सन, अब जितना पढ़ने पड़े तो उतना ही है, उससे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फ्री कंसेंट में सिंपल है, वो आपको डायरेक्ट पूछेगा कि कंसेंट क्या होती है, आपने ये लिख दी कंसेंट खत्म बात। जब दो लोग एक ही तरीके से एक ही चीज पर एक ही तरीके से सेंस में एग्री करेंगे। फ्री कंसेंट क्या होती है तो आपको पता है, फ्री कंसेंट वो होती है जब इट इज नॉट कॉज्ड बाय दीज थिंग्स, इन चीजों से वो नहीं लिए जाए तभी वो फ्री कंसेंट कहलाएगी, और वो वॉइडेबल होती है एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज हु कंसेंट वाज सो कॉज्ड और एट द अनदर पार्टी। आपको पता थर्ड पार्टी भी क्लेम कर सकती है, स्ट्रेंजर भी क्लेम कर सकता है। अब एलिमेंट्स है, सिंपल है, कोर्शन वर्ड आ गया सेक्शन 50 में, तो सिंपल है, आप कमिट कर रहे हो, थ्रेट कर रहे हो, डायरेक्ट यहां से पढ़ने का एनालिसिस से। ये सब अगर आपने किया है, ऐसा कोई भी काम किया है अगर आपने, तो वो सिंपल है, कोर्शन में आएगा, ठीक है। दूसरी बात, कोर्शन जरूरी नहीं कि पार्टी करेगी, कोई और भी कर सकता है, किसी और को भी आप हायर कर सकते हो, किसी और के प्रति भी कर सकते हो। लाइक आप जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी है, हो सकता है ए एक्स को हायर करे बी के रिश्तेदारों को या बी के घर वालों को हार्म करने के लिए, ये भी कोर्शन की श्रेणी में आएगा, जरूरी नहीं पार्टीज के बीच में हो। अगर जहां आपको कोर्शन आ गया, सिंपल आपको इफेक्ट लिखना है सेक्शन 19 का, सिंपल लॉजिक है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट कोर्शन से लिया हुआ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, इसका है ना, आप उसको रिसीव कर सकते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को, और क्लेम कर सकते हैं अपने बेनिफिट्स को। ये फियर रिसीव एनी बेनिफिट, आपने अगर कोई बेनिफिट रिसीव किया तो वो भी वापस करें, और उन्होंने किया तो वो भी आप उनसे वापस ले सकते हैं, है ना। ये सेक्शन 71 हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर कोर्शन के थ्रू, किसी लेन देन के थ्रू अगर आपको कोई पैसा मिला है तो आप उसे वापस कर दें, अपन ने पढ़े थे, ठीक है जी। ये सेम क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में। अंडर इन्फ्लुएंस, सुनो पूरी बात। अंडर इन्फ्लुएंस में सिंपल है, अगर इसका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया तो आप दोनों पार्टी में देखना कि कोई रिलेशनशिप बन रही है कि नहीं बन रही है। आप ऐसे कैसे बिना, अब वहां क्या होता है क्वेश्चन में आपको आता है वर्ड मेंटल डिस्ट्रेस या अनड्यू इन्फ्लुएंस करके वर्ड भी आ जाता है कई बार, तो वही थोड़ी ना क्रिएट कर देगा यार केस अंडर इन्फ्लुएंस। आप देखो उनके बीच में रिलेशनशिप बन रही है कि नहीं बन रही है, जैसे डॉक्टर पेशेंट टीचर स्टूडेंट, रिलेशनशिप बननी चाहिए, ठीक है। वो तभी अंडर इन्फ्लुएंस कहलाएगा कि एक पार्टी डोमिनेंट पोजीशन में है, दूसरी को वो अपने डोमिनेंस में यूज कर सकती है अनफेयर एडवांटेज के लिए। ये कंडीशंस होंगी ना तभी वो उसमें आएगा, काय में, अंडर इन्फ्लुएंस में। नहीं तो अपन क्या करते हैं, जबरदस्ती बस दिखा, अच्छा वर्ड ही दिखा अनड्यू या इन्फ्लुएंस, तो अपन ऐसा नहीं है, देखो रिलेशनशिप आ रही कि नहीं आ रही, सामने वाले की ऑथोरिटी है, ऑथोरिटी दिख रही कि नहीं दिख रही। जैसे डॉक्टर की ऑथोरिटी दिखती है, दोनों के बीच में ट्रस्ट की रिलेशनशिप है कि नहीं, कंपनी और शेयर होल्डर, डॉक्टर पेशेंट टीचर स्टूडेंट, है ना, और आपने उसको मेंटली अपने तरफ हायर कर लिया, मेंटली अपनी तरफ उसको आकर्षित कर लिया, क्योंकि आपके ऊपर पूरी तरीके से बेस था, डिपेंड था। यही एग्जांपल आपको उठा के एग्जाम में पूछ सकता है, चारों के चारों एग्जांपल आपको उठा के वो पूछ सकता है, सिंपल है। देख लीजिए चारों एग्जांपल, कहाँ कहाँ एंटी इन्फ्लुएंस है, कहाँ कहाँ एंटी इन्फ्लुएंस नहीं। सिंपल है, एंटी इन्फ्लुएंस तभी एंटी इन्फ्लुएंस करेगा जब सामने वाला आपसे अनफेयर एडवांटेज ले और आपके बीच में रिलेशनशिप होना, एक पार्टी डोमिनेंस में होना। देखो ये डायरेक्ट पूछेगा आपसे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है, ये पहले तो उनके बीच में रिलेशनशिप है भैया, नियर रिलेशनशिप है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को डोमिनेट कर पा रहा है, इस तरीके की रिलेशनशिप है।
ऑथोरिटी दिख रही है, महसूस हो रही है हमें, जैसे ये लिखा है यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर। ट्रस्ट और फेथ वाला रिलेशनशिप उनके बीच में, ये आपको पूछ सकता है, आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। द लॉयर कैन डोमिनेट द विल ऑफ हिज क्लाइंट। मेंटल डिस्ट्रेस मतलब आप सामने वाले के दिमाग से खेल रहे हो, दिमाग पे प्रेशर डाल रहे हो, टेम्पररी या परमानेंटली, है ना। पूरी या तो वो सामने वाला दिमागी तौर पर, बॉडी फिजिकली टाइप तौर पर ठीक नहीं है और आप पे पूरी तरीके से बेस्ड है, जैसे मेंटली इल बूढ़े लोग जो होते हैं, और आप उससे अनकंस्टाइनेबल बार्गेन ले रहे हैं, एक ऐसा बार्गेन जिसका आपका हक बनता नहीं है, मगर आपने उस पर इस तरीके से डोमिनेट किया कि आपने उससे किसी न किसी प्रकार का अनफेयर बार्गेन ले लिया, तब वो अंडर इन्फ्लुएंस कहलाएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका अनड्यू एडवांटेज लेना है, और बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, जिस पे इल्जाम लगा है। तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुमने अपनी पोजीशन का गलत फायदा नहीं उठाया। ठीक है, या 2% इंटरेस्ट वाला एक एग्जांपल था ना, एक 18 साल का बच्चा है, उसने स्पेंड थ्रिफ्ट, उसने सेविंग्स, अपनी सेविंग्स को स्पेंड किया, एक ड्रंक करने से पैसे बारो किया 90,000 रुपए, ऑन बॉन्ड बियरिंग कंपाउंड इंटरेस्ट 2% पर एनम, इट वाज हेल्ड बाय द कोर्ट, द ट्रांजैक्शन इज अनकंसिडरेबल, द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बीइंग सो एक्सॉर्बिटेंट। आप बोलोगे सर कैसे एक्सॉर्बिटेंट हुआ, तो 1903 का केस है ना, उस जमाने के हिसाब से तो एक्सॉर्बिटेंट ही हुआ। 19A में है एंटी इन्फ्लुएंस होने वाला कॉन्ट्रैक्ट, जिसको आप डेफिनेटली अवॉइडेबल कहेंगे, और वही बेनिफिट्स मिलेंगे तो आप उसको वापस करें। ठीक है जी, ये स्टूडेंट टीचर वाला एग्जांपल है, ये आपको यही एग्जांपल वो डायरेक्ट खड़े खड़े एग्जाम में पूछ सकते हैं, यही एग्जांपल। फ्रॉड में सिंपल सा थॉट है, सुनो पूरी बात। फ्रॉड में अब आप लोग क्या करते हो, अगर क्वेश्चन में कोई पार्टी है, उस पार्टी को अगर किसी भी प्रकार का लॉस, कॉस्ट या ड्यूटी अगर वो निभा रहा है और फिर इसका अगर नुकसान भी होता है, तो वो फ्रॉड नहीं होगा। फ्रॉड में आप पूरी तरीके से रूथलेस होते हैं, आप सामने वाले को कोई एडवांटेज दे ही नहीं रहे और आप खुद कुछ बियर कर ही नहीं रहे, तो इसमें ध्यान रखना, आप सिर्फ और सिर्फ सामने वाले को धोखा दे रहे हो, ये ध्यान रखो इस बात को। ऐसा कुछ कह रहे हो जो गलत है, ऐसा कुछ छुपा रहे हो जो नहीं छुपाना चाहिए, ऐसा प्रॉमिस करो जो नहीं निभाना चाहते हो, कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो, या ऐसा कुछ नहीं दिखा रहे हो जो दिखाना चाहिए। सिंपल है ना, ये आपने को याद रखना है। मियर साइलेंस फ्रॉड नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप हर जगह पूरा ट्रूथ एक्सप्लेन नहीं करते हैं। मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, ये आपको ध्यान रखना। हो सकता है चारों एग्जांपल ही आपको उठा के वो क्वेश्चन में पूछे। अब आप लोग ऐसा क्यों, अब तो मियर, अब आप कोई चीज खरीदने जाते हो तो सामने वाला आपको हर चीज थोड़ी ना बताता है। दूसरी बात, गाड़ी घोड़ा, ये जहां भी एग्जांपल में आया, तो तुम वहां खुद भी तो पता कर सकते हो रीजनेबल मीन्स उठा के कि वो चीज सही है कि नहीं सही है, अपने डॉक्टर को ले आके, खुद अपने मैकेनिक को ले आके, वो फ्रॉड में नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि उसने बिलीव किया कि वो सही लग रहा है और तुमने खरीद लिया, तो तुम्हारे पास भी तो रीजनेबल मीन्स थे ना, है ना, तो मिसरिप्रेजेंटेशन ही होगा, वो हमेशा ध्यान रखना। ये आ गया आपका एनालिसिस है, एक ही बात है, ऊपर वाला लिखो, इफेक्ट आ गया इसका, रेसिडेंट कर सकते हो रीजनेबल टाइम पर, डेमेरेज के लिए स्यू कर सकते हो, ये भी सेक्शन 19 है, या फिर इंसिस्ट कर सकते हो कि तो परफॉर्म करके देखो कि तेरी वजह से मैंने डेफिनेटली कहीं और कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, अगर आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप पूरा होल ट्रूथ अदर पार्टी को बताए, तो वहां लेट द बायर भी तो अवेयर होगा ना, इसलिए बोल रहा हूँ। गाड़ी घोड़ा, जानवर गाड़ी वाले एग्जांपल है, तो आप वहां खुद भी पता कर सकते हो, इसलिए तो यहाँ पर लिखा नहीं है फ्रॉड नहीं है। पिक्स अच्छे हैं नहीं है, आप कोई चीज खरीदने जाते हो तो खुद भी तो कुछ पता करते हैं ना, जहां बिल्कुल भी पता करने की स्थिति में नहीं है, वहां फ्रॉड की श्रेणी आएगी। बट अगर सामने वाला खुद भी कुछ अगर लॉसेस बियर कर रहा है तो फ्रॉड नहीं होगा, आप ध्यान रखिए इस बात। अब कब साइलेंस फ्रॉड होता है, जहां आपकी ड्यूटी टू स्पीक है, सामने वाला बिल्कुल भी रीजनेबल मींस के थ्रू कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है वो। जैसे इंश्योरेंस कंपनी वाला एग्जांपल होता है, अब मैं आप पे पूरी तरीके से बेच दूं, मुझे थोड़ा ना पता कौन सी पॉलिसी सही है कौन सी पॉलिसी गलत है ना। इब्राहिम फेद, अटमोस्ट गुड फेथ। कंपनियां जैसे होती हैं, आप सामने वाले और आपके बीच में फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, बहुत कॉन्फिडेंस है आपका, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, वो आपको अगर पूरे डिस्क्लोज फैक्ट्स बता रहा है ना, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको पूरा, जैसे मैं किसी दोस्त के यहाँ कोई सामान खरीदने के लिए जाता हूँ, मुझे नहीं पता कि सामान सही है गलत है, मैं तो उस पर पूरी तरीके से ट्रस्ट करता हूँ, तो वो मुझे पूरे मटेरियल फैक्ट्स बताए। कंपनी के अगर मैं शेयर्स खरीदता हूँ, वो मुझे पूरे मटेरियल फैक्ट्स बताए, है ना। A broker was asked to buy shares for client. He sold his own shares. उसने अपने शेयर्स बेच डाला बिना बताए कि उसके शेयर्स है, तो गलत है ना। पैसा तो कंपनी के पास जाना चाहिए, उसने तो अपने शेयर्स मुझे बेच डाला, ये तो गलत चीज हुई। उसने सीक्रेट प्रॉफिट बना लिया, तो मुझे तो पता रहना चाहिए ना ट्रांजेक्शन के बारे में, क्योंकि मैंने तो अपने ब्रोकर पे पूरा अटमोस्ट गुड फेथ बताया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस मैंने बताया ना आपको, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर ये आएगा ही आएगा मरीन लाइफ फायर इंश्योरेंस में, कि आपको सामने वाले को, आप सामने वाला बंदा जो आपको पॉलिसी बेच रहा है, आपको पूरे मटेरियल फैक्ट्स बताए, और आप भी इंक्लूडिंग आप भी कुछ गलत ना बताएं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, हर चीज आपको डिस्क्लोज करनी है। हाजी अहमद वर्सेस अब्दुल गसी, फैमिली सेटलमेंट, है ना, ये जगहों पर, और शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स,
हम तो एज्यूम करते हैं जो भी लिखा है इसमें सब मटेरियलिस्टिक इंस्ट्रूमेंट है और सब सही है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चंस में है ना, आप लोगों को याद रखना है कि यहां पर आया कहाँ साइलेंस इज इक्वल्स टू फ्रॉड होगा, ये जब कंडीशंस होगी, ये आपको पूरा लिखना है अगर क्वेश्चन में आया। वेयर द साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, जहां आपकी जिम्मेदारी थी बोलने की, है ना। फॉर एग्जाम्पल ए सेज टू बी, इफ यू डू नॉट डिनाई इट, इट शैल अज्यूम दैट हॉर्स इज साउंड, ए सेज नथिंग, ही साइलेंस अमाउंट्स टू स्पीच। अगर तुम कुछ नहीं कहोगे तो मैं मान लूंगा कि घोड़ा सही है, तुमने कुछ नहीं कहा तो मैंने मान लिया, तुम्हारी शांति को मैंने हाँ मान लिया, खत्म बात, है ना। तो ये ना, तुम्हारा कुछ ना कहना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम कुछ नहीं कह रहे तो वो झूठ भी कह सकते हो तुम। देखो फिर से यहां पर एक एग्जांपल आ गया, फिर भी अगर वो चुप है तब भी वो अवॉइडेबल नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग ट्रूथ है, ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस, ये एक्सेप्शन है। फिर से बोला गाड़ी घोड़ा वाला एग्जांपल आया तो ध्यान रखो, इस पे बहुत चांस है इस साल क्वेश्चन आने का। पॉजिटिव असर्शन, आपने कुछ कहा जो आपको लगता सही है ना, आपको जो इन ए मैनर नॉट वारंटेड, आपको नहीं पता जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो सही है या नहीं है, बट आपने बिलीव कर लिया कि वो सही है। आपको तो वारंटी थी ना, आपको तो सच लगा जो आपको लगा, बट आपको नहीं पता था कि वो ट्रू नहीं है। किसी प्रकार की ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुई, बट आपका इंटेंशन किसी भी प्रकार का एडवांटेज लेने का नहीं था, ठीक है। आप किसी को भी मिसलीड नहीं करना चाह रहे थे, किसी का भी प्रेजुडिस इंटरेस्ट नहीं उठाना चाह रहे थे, इनोसेंटली आपने किया, जो भी किया आपने इनोसेंटली किया। इनोसेंट, जहां इनोसेंट पढ़ा गया, सामने वाला खुद भी भुगत रहा है, वो फ्रॉड नहीं होगा, ठीक है। ये एनालिसिस लिख दिया अपन ने। पॉजिटिव स्टेटमेंट आ गया ना जहां पर, सिंपल थॉट है, जहां पॉजिटिव स्टेटमेंट, भले आपको नुकसान भी हो रहा है, बट अगर वो खुद पॉजिटिव स्टेटमेंट में, तो आप रिसिंड नहीं कर सकते। आप ध्यान रखिए, क्योंकि आप सिंपल है, मैंने बताया, आप अपन एक्सेप्शन पढ़ने वाले हैं इसको। ये दोनों एग्जांपल में से एक एग्जांपल क्वेश्चन में आपको आ सकता है। यहाँ पर आपके पास में एक्सेप्शन है, आप डेलीगेंटली पता कर सकते हैं कि सामने वाला क्या बेच रहा है। ये देखो, ये सब एग्जांपल्स आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन में आए हुए हैं। ये आपको बहुत चांस है आने का। डिफरेंस बिटवीन ये तो आपको पता ही है, नॉर्मली क्या होते हैं, अवॉइडेबल होते हैं, या तो हम लोगों को पता ही है जी, बट ये एक्सेप्शन पढ़ लो। अगर मिसरिप्रेजेंटेशन या बाय साइलेंस, मियर साइलेंस के थ्रू है, मियर साइलेंस, तो वो अवॉइडेबल नहीं होगा, क्योंकि आपके पास भी तो मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग ट्रूथ है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है जी। ओके, ये हमारा खत्म हो गया ऑलमोस्ट। ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। देखो ये लिखा हुआ है, बट अ पर्सन हु हैड द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग ट्रूथ विद ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस कैन नॉट अवॉइड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड दैट हिज कंसर्न वाज कॉज्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन और साइलेंस। तू कैसे मना कर देगा जब तुझे पता था, तू पता कर सकता है, तेरे पास वो डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ के ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस के रिसोर्सेज हैं। तो ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि जहां आपके पास में लग रहा है कि आप पता कर सकते हो, वहां अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे यहाँ पर हो सकता है यही क्वेश्चन में उतार दे आपको, ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है, मेरा पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट कमिट फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन बट द अदर पार्टी इज नॉट इन फैक्ट मिसलीड बाय। उन्होंने धोखा देने की कोशिश तो की, बट आपके साथ में धोखा हुआ नहीं। देखो मैंने बोला था धोखा होना चाहिए, अगर मेरे साथ कुछ गलत हो गई नहीं तो मैं अवॉइड कैसे करूंगा, मेरे को नुकसान भी तो होना चाहिए। जैसे वेयर अ सेलर ऑफ स्पेसिफिक गुड्स डिलिबरेटली कंसील अ फॉल्ट इन ऑर्डर दैट द बायर मे नॉट डिस्कवर, उसने जानबूझ के कुछ छुपाया कि बायर उसको ढूंढ ही ना पाए, है ना। इफ ही इंस्पेक्ट यानी बायर उसको देखेगा, इंस्पेक्ट करेगा, बट द बायर डज नॉट इनफैक्ट मेक एनी इंस्पेक्शन। अब बायर ने उसका इंस्पेक्शन नहीं किया, तुमने अगर ड्राइव करके नहीं देखी गाड़ी को, तो तुम्हारी गलती है ना। ये आपको हो सकता है एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ, है ना, इनोसेंट, इरॉनियस बिलीफ, केयरलेसली बिलीव किया आपने और सामने वाली पार्टी को भी बिलीव करवा दिया। अगर आपका खुद आपका बिलीफ है तो यूनिलैटरल होगा, ये बाद में वैलिड हो सकता है। बायलैटरल बिलीफ है, आप दोनों ही कुछ और सोच रहे हैं इसी ऑब्जेक्ट को लेके, और मैं कुछ और बेचना चाह रहा हूं, आप कुछ और खरीदना चाह रहे हैं, तो फिर ये वॉइड हो जाता है शुरू में, क्योंकि सेम थिंग इन द सेम सेंस नहीं होगा। लिखा है ना इसमें, अनइंटेंशनल, कुछ छुपा लिया, कुछ रह गया, और सामने वाले को गेन भी मिल गया किसी प्रकार का। शुड एग्री इन द सेम सेंस, इन द सेम तरीके से। मिस्टेक ऑफ लॉ तो आपको पता ही है, सिटीजन हो, लॉ ऑफ लैंड पता होना चाहिए, बट वो वॉइड नहीं करता। मिस्टेक ऑफ लॉ डज नॉट रेंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बट कैन नॉट टेक एक्सक्यूज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ। तुमको लॉ पता होना चाहिए, बट इफ द मिस्टेक ऑफ लॉ इज कॉज्ड ड्यू द इंड्यूसमेंट ऑफ अनदर, सामने वाले ने तुमको गलत लॉ बताया, कोई लोकल लॉ या बाहर का कोई बंदा है, तो तब तुम अवॉइड कर सकते हो। जैसे मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ इज एक्सक्यूजेबल, मुझे थोड़ा पता फॉरेन लॉ क्या है, वो तो मेरे लिए मिस्टेक ऑफ फैक्ट होगा, मेरे लिए जरूरी थोड़ा फॉरेन लॉ जानना जरूरी होगा। लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट तो आप लोगों को पता होनी चाहिए, अनलॉफुल कंसिडरेशन, है ना,
When a consideration or object is forbidden by law, सेक्शन 23 सिंपल थॉट है, किसी भी प्रकार का एक्ट जो रेस्ट्रिक्टेड बाय लॉ है या किसी प्रकार का कंसिडरेशन जो रेस्ट्रिक्टेड बाय लॉ है उसके अंदर तो पनिशेबल होगा ही होगा, है ना। सेम क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में, यही उठा के दे देगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आपको लाइसेंस दिया, लाइसेंस में साफ साफ उसने कहा कि आप दूसरे को असाइन ना करें, देखिए शुड नॉट असाइन इज इंटरेस्ट अंडर द लाइसेंस विदाउट द परमिशन, यानी आप असाइन कर सकते हैं बट हमारी परमिशन से असाइन, उन्होंने इसका मतलब असाइन करने के लिए नहीं रोका, हमारी परमिशन ली, सिंपल है। और फिर आगे ये भी लिख दिया कंडीशन में कि बट द ऑब्जर्वेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ द लाइसेंस इज नॉट ऑब्लिगेटरी। इफ अब उन्होंने ऑब्लिगेशन भी नहीं रखा उन्होंने असाइनमेंट के लिए, उसने असाइन कर दिया तो दैट इज नॉट वॉइड ना, दैट इज वैलिड। सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए परमिशन लेने कहा था उन्होंने। ऐसा कोई कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट है जो एग्जिस्टिंग लॉ को डिफीट कर रहा है तो गलत होगा ना। एग्जिस्टिंग हिंदू लॉ, एक मैरिज है दूसरी मैरिज कर रहे हो, डिफीट कर रहे हो ना। बच्चे को बेच रहे हो, जो आप माँ बाप है ओरिजिनल माँ बाप, वो बच्चे को अडॉप्ट करवा रहे हैं किसी और को, तो ऐसा नहीं करवा सकते। एनुअल अलाउंसेस पे नेचुरल पेरेंट्स, पैदा खुद नहीं किया किसी और को दे रहे हो, ये सब सेक्शन 23 में जाएगा, वॉइड कहलाएगा। आपको ये जब भी आएगा ना, जब भी ये चीज आएगी आपको सेक्शन 23 पूरा लिख देना, ये 2 लाइन लिख देनी आपको, ठीक है। व्हेन इट इज फ्रॉडुलेंट, ये तो आपको बताइए, देखो लिखा ना इसमें, एक ऐसा कानून बना हुआ है जिसमें आपको पता लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट होता है, 3 साल तक का डेटर को टाइम दिया जा सकता है, और मतलब क्रेडिटर और 3 साल तक क्लेम कर सकता है। अब डेटर उसको बोल रहा है कि प्लीज आप ये 3 साल मत लो, तो ये तो गलत होगा ना। ये तो आप जो लॉ बना हुआ है 3 साल तक वाला, वो तो मांग रहे हो, आप छीन रहे हो उससे, आपके इंटेंशन ही यहाँ पर फ्रॉड है, आपका इरादा ही गलत है, सामने वाले को धोखा देने का है, ठीक है। आपने यहाँ पर जो कंसिडरेशन है, मतलब जो लेन देन है, वो किसी को हार्म करने के लिए लिया, इंजरी टू द पर्सन और द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, रॉन्गफुल हार्म, तोड़ना, मरोड़ना, उसको मारना, वह लिखा है ना इसमें। एक इस तरीके की बुक को प्रिंट कर रहे हो जो किसी और का कॉपीराइट वायलेशन है, तो गलत है ना। किसी और का कॉपीराइट वायलेशन मतलब किसी और की लिखी हुई चीज को आप प्रिंट कर रहे हो, तो उसका तो हक बनता है, उसको तो हार्म हो गया ना उसकी प्रॉपर्टी को, उसको तो नुकसान हो गया। अपने तो पढ़े ही है कॉपीराइट, पेटेंट वॉइड होता है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट में, लिखा ना इसमें। ए प्रॉमिस टू पे रिपे हिज डेट बाय डूइंग मैनुअल लेबर, ठीक है चलो भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपनी डेट को पे करना चाह रहे हो मैनुअल लेबर करने के बाद, एक्सॉर्बिटेंट रेट पे आप इंटरेस्ट ले रहे हो, गलत बात है, गलत चीज है। मैनुअल लेबर कर रहे हो, ये भी गलत है, एक तो कंसिडरेशन हुआ इलीगल है, गलत है ना। अबे भाई ये तो स्लेवरी होगी ना एक प्रकार की, इंजुरी कर रहे हो ना आप सामने वाले को, फिजिकल हो या मेंटल हो। कंसिडरेशन इमोरल है, इमोरल में आपको पता है लैंडलॉर्ड कैन नॉट रिकवर द रेंट ऑफ हाउस नोइंगली लेट टू, आपको पता है कि वहां पर ये काम चल रहा है, उसके बाद आप कैसे रिकवर करोगे रेंट। अब वो सामने वाला बोल दे रहा है कि मेरे को रेंट नहीं देना, और आपको पता था कि वहां इमोरल काम चल रहे हैं, तो आप रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपने एक मैरिड वुमन को पैसे दिया, बोला अपने हस्बैंड से तलाक ले लो, उसने नहीं लिया, पैसे नहीं दिए आपको वापस, तलाक भी नहीं लिए, पैसे भी नहीं दिए, तो आप उसको स्यू कर सकते हो, नहीं कर सकते आप, सिंपल थोड़ी है, इमोरल काम करवा रहे हो आप ये। When consideration is opposed to public policy, इस पे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, इसलिए पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। पब्लिक पॉलिसी को अपन पढ़ने वाले हैं, पब्लिक पॉलिसी में बहुत सारी चीजें आने वाली हैं आप लोगों को, ठीक है, सिंपल है, आराम से पढ़ने का। ट्रेडिंग विद एनिमी, आप किसी भी एलियन एनिमी से जिसमें ऑलरेडी जैसे चाइना, पाकिस्तान, इनसे आप ट्रेड नहीं कर सकते, ये वॉइड कहलाएगा। विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, देश के खिलाफ कहलाएगा। प्रेजुडिस टू द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, सबूतों से छेड़छाड़। प्रोसिक्यूशन का मतलब भी आपको यही होता है, जो प्रोसिक्यूटर होता है, प्रोसिक्यूटर मतलब जो पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव हो, सरकार का रिप्रेजेंटेटिव हो, तो उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ऑलरेडी कोई केस आपके खिलाफ किया गया है, देखो लिखा है ना प्रेजेंट प्रोसीडिंग्स, और आप उसको आप न्याय ना हो सामने वाले के लिए, आप उसको खरीद रहे हैं, आप उसको हार्म कर रहे हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना, तो वो वॉइड कहलाएगा। वन शुड नॉट मेक, आप इसको अपने अन्याय को एक ट्रेड नहीं बना सकते, है ना। कोई पब्लिक ऑफेंस को आप एक व्यापार नहीं बना सकते कि वकील को खरीद लिए, कि जज को खरीद लिए, कि गुनाह के गवाह को खरीद लिए, ठीक है ना। इसमें पब्लिक ऑफेंस का कॉम्प्रोमाइज करना एक इलीगल काम है। आप कैसे आप एक टेररिस्ट को, एक नक्सली को कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, चलो ठीक है छोड़ देते हैं पैसे लेके, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे बहुत सारी लिस्ट बनी हुई है कंपाउंडेबल ऑफेंसेस का, मतलब मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, जिसमें बेल नहीं मिलती है। एन एग्रीमेंट, जिसमें आप बोल रहे हो कि एग्रीमेंट कर लो जिससे तुम मेरे पे लगे हुए इल्जाम हटा लो, ऐसा नहीं हो सकता विद और विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, ये तो गलत है ना, ठीक है। कंपाउंडेबल मतलब बेलेबल होता है, तो अगर बेलेबल ऑफेंस है, जैसे कोई छोटे मोटे गुनाह है, आप किसी को धक्का लग गया, किसी को मार लग गई, गलती से मैंने कोई चोरी हो गई थी, कोई भी ऐसी चीजें जो बहुत ही, तो वो कंपाउंडेबल होती हैं। तो ऐसी जगह पर आपको वो कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बाहर भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, होता है ना। मोहल्ले में कितनी चीजें होती हैं ऐसी, क्लियर है। ए एग्री टू सेल सर्टेन लैंड टू बी इन कंसिडरेशन ऑफ बी, मेरे खिलाफ केस मत करना, मैं तो अपनी लैंड बेच दूंगा, और जो कंपाउंडेबल है,
एग्रीमेंट इज नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। व्हाई? बिकॉज कंपाउंडेबल ऑफेंस था ना। कंपाउंडेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है? जो बेलेबल है। अनकंपाउंडेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है? जो नॉन बेलेबल है, जो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है। अब मैं कसाब को थोड़ी ना बोलता कि भाई ठीक है चल तेरे को छोड़ देते, तेरे को तो हमको पैसे देते, ऐसा नहीं हो सकता ना। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में लिखा चुका हूं आप लोगों को, जो बेलेबल होते हैं, जो इतने सीरियस नेचर के नहीं होते, वहां पर आप बाहर भी सेटलमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेंटेनेंस सिंपैथी सिंपल है, एक ऐसे एग्रीमेंट जिसमें आप प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं सूट मेंटेन करूंगा जिसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वकील का काम यही होता है, लीगल ऑफिसर का काम यही होता है, ठीक है, कि मैं आपके खिलाफ आपके लिए कुछ करूंगा, कोर्ट में आपके लिए लड़ूंगा, बट मेरा उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। आपको सिर्फ अपनी फीस से मतलब होना चाहिए, सिंपल है। यही आपका काम है एज ए वकील, एज ए लीगल ऑफिसर, एज ए डॉक्टर। सिंपैथी का मतलब क्या हो रहा है? मैं तुमको तभी मदद करने के लिए रेडी हूँ लिटिगेशन में, तब तुम बदले में मेरे को उस लिटिगेशन का कुछ पार्ट दोगे। तो ये तो गलत है ना, है ना। ये दिया हुआ लिया हुआ पैसा जब तक गलत नहीं कहलाएगा जब तक वो अनरीजनेबल ना हो, अनजस्ट ना हो। अब 1 लाख रुपए, एक करोड़ रुपए का केस है, उसमें से मैं 50% मैं लूंगा, तो गलत है ना। 50% कैसे ले सकते हो? अब ये तो अनरीजनेबल हो गया और आपका मोटिव भी मैलिशियस है, लाइक गैम्बलिंग इन लिटिगेशन, जुआ खेलना, सामने वाली पार्टी को दबाना, है ना। आपको ऑब्जेक्ट बोनाफाइड जब ना हो, या आपको उस पर क्वेश्चन आ सकता है, एक डिफरेंस बिटवीन का छोटा सा 2 मार्क का या 3 मार्क का। पब्लिक ऑफिसर्स को खरीद लेना भैया, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होता है ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करना जो एक तो पब्लिक ऑफिसर्स में और जो एलिजिबल नहीं है। तो लिखा इसमें किसी अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन बेस्ट क्वालिफाइड फॉर द सर्विस, तो आप अपने सिफारिश वाले को अपॉइंट कर रहे हो जो आपको पैसे दे सकता है। ये तो गलत है ना। रिश्वत देके आप किसी बंदे को पब्लिक ऑफिस में थोड़ा अपॉइंट कर सकते हैं, ये तो पब्लिक के खिलाफ होगा, पब्लिक सर्विस में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। इसमें किसी को पैसे देकर बोल रहे हो कि समय से पहले रिटायर्ड हो जा, ये भी गलत है। किसी और को अपॉइंट करना तेरे बदले, या किसी से पैसे देकर बोल रहे हो कि हमको ये सब अवार्ड दिलवा दो, भारत रत्न, पद्म विभूषण, ये भी गलत है। एग्रीमेंट टू क्रिएट मोनोपोली, 4 व्यापारी मिल गए, उन्होंने मोनोपोली क्रिएट कर लिया कि चलो कंज्यूमर को लूटेंगे, ये भी गलत है। मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट सिंपल है भाई, आप दलाली, आप किसी को ये नहीं बोल सकते तो मेरी शादी करवा, मैं तेरे को दलाली दूंगा, ऐसा नहीं होता, ये गलत है। और जो मैरिज साइट्स होती हैं वो आपकी शादी नहीं करवाती, वो सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म देती हैं, देखो लिखा ना, वो सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन देती हैं, वो वैलिड होता है। आप किसी को बोलोगे मेरे को बीवी का जुगाड़ करके दे, ऐसा नहीं हो सकता, वो वॉइड कहलाएगा। कोर्स ऑफ जस्टिस, जज को खरीदना, पुलिस को खरीदना, गवाह को खरीदना, ये सब जुडिशियल ऑफिसर लिखा ना, करप्ट कर देना उसको, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कि मेरे खिलाफ केस मत करो, मेरे खिलाफ गवाही मत दो, ट्रायल में मत जाओ। क्लियर है कि नहीं क्लियर? जो आपको नहीं करना था, यानी आपका ऑब्लिगेशन था मगर आपको उसमें इंटरेस्ट दिखा तो आपने ऑब्लिगेशन को तोड़ दिया, अपनी ड्यूटी को तोड़ दिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्या लिखा है इसमें, जैसे देखो ना, एन एग्रीमेंट बाय एन एजेंट टू रिसीव विदाउट हिज प्रिंसिपल कंसेंट कंपनसेशन फ्रॉम अदर पार्टी इज इनवैलिड। यानी एजेंट की जिम्मेदारी होती है ना कि अपने प्रिंसिपल के ब्याह में अगर कुछ ले तो पहली बात तो लेना, और ले तो अपने प्रिंसिपल से शेयर करे। तो उसमें क्या लिखा है उसमें देखो, एन एग्रीमेंट बाय एन एजेंट टू रिसीव विदाउट हिज प्रिंसिपल कंसेंट, ये थर्ड पार्टी से भी कुछ ले रहा है और उसने प्रिंसिपल को बताया नहीं है, तो गलत है ना। उसकी ऑब्लिगेशन क्या बनती है कि जो भी उसको मिले प्रिंसिपल के ब्याह में उसको वापस करे, बट वो बता भी नहीं रहा है, तो ऐसा एग्रीमेंट इनवैलिड होगा। ठीक है, एक फॉर्म का मैनेजर है, वो एक बंदे को बोल रहा है मैं देखो कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा हमारी फर्म का, अगर तो मुझे 2 लाख रुपए देगा, तो ये तो गलत हुआ ना। तेरी ऑब्लिगेशन क्या बनती है कि तो एलिजिबल बंदे को कॉन्ट्रैक्ट दे, तो पैसे लेके दे रहा है। कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट, मतलब पूरा अनलॉफुल नहीं है बट कुछ पार्ट में, सेक्शन 24, अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। तो जो बचा हुआ पार्ट है अगर वो लॉफुल है तो फिर वो देखो लिखा ना इसमें, if any part of a single consideration for one or more objects or any of one or part of several consideration for a single object is unlawful and the agreement is void. What does that mean? Any part of single consideration for one or more objects, यानी 3-4 कॉन्ट्रैक्ट्स है और लेन देन एक ही तरीके से हो रहा है, यानी एक ही जगह, और 3-4 तरीके से लेन देन हो रहा है, ऑब्जेक्ट एक ही है, मतलब बात तो एक ही होगी, ये पूरी तरीके से अनलॉफुल होगा। मतलब जितने भी कोलेटरल एग्रीमेंट कंसिडरेशन पार्ट है वो सब अनलॉफुल कहलाएंगे। ठीक है, देखो लिखा ना, कोई चीज इलीगल है कंसिडरेशन में, अब वो कितने भी पार्ट में हो, चाहे सिंगल हो या वो पूरा ही इलीगल कहलाएगा। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं तो ये बताने की जरूरत नहीं है। इसमें ये वाला पार्ट आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, आपको इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि यहाँ एक्सेप्शंस है। एक पार्टनरशिप वाला है, फिर एक आप किसी को रख सकते हो कुछ टाइम के लिए अपने लिए, वो डिस्टेंस ऑफ ट्रेड नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये सब अपन पढ़ चुके हैं, ये सब मैं वीडियोस में डाल चुका था। अनसर्टेन वाला, हाँ, अब क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा दिया कि सामने वाला व्यक्ति आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और उसमें सिंपल है, वो बोल रहा है जो देना दे दे, ऐसे अगर वर्ड्स है, जो देना दे दे, जो लेने ले ले, मतलब वो ये आएगा सेक्शन 29। और ऐसा एक क्वेश्चन आया था जहां पर कंसिडरेशन का किसी भी प्रकार का अमाउंट डिसाइडेड नहीं होगा, वो अनसर्टेन में आएगा।
ठीक है। वेजरिंग एग्रीमेंट बहुत चांस है आपको आने का। एक ये क्वेश्चन आ सकता है कि एसेंशियल्स क्या होते हैं, तो आपको ये भी लिखना है सेक्शन 30 में कि वेजर से क्या हुआ एग्रीमेंट वॉइड होता है भैया, सिंपल इन्वॉल्विंग पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी, या तो पैसा दो, कोई इवेंट अनसर्टेन इवेंट होने पर वो इवेंट आपके हाथ में है नहीं। पहली बात, एक पार्टी को हार और जीत होने का चांस है, मतलब यहाँ पर जीत हार की बात हो जाती है। अनसर्टेन इवेंट आपके कंट्रोल में है नहीं और आपका कोई उसमें लेजिटिमेट इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि वो अनसर्टेन इवेंट कुछ भी हो सकता है, किसी की मौत भी हो सकती है। प्रॉमिस टू पे मनी और मनी इज वर्थ हैपनिंग ऑफ एन और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अनसर्टेनिटी, वो इवेंट का आपको दो पार्टीज हैं, एक हारेगी एक जीतेगी, है ना, ठीक है। और आप बैटिंग लगा रहे हो, सट्टा लगा रहे हो, कॉमन इंटेंशन आपका यही है और पार्टीज का कोई दूसरा इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ जीत हार के अलावा। तो ट्रांजेक्शन सिमिलर टू वेजर है, लॉटरी ट्रांजेक्शंस। ये भी एक प्रकार, यहाँ कोई स्किल ऑफ नॉलेज थोड़ा ना लगता लॉटरी में, सिर्फ आप यहाँ तो जुआ खेल रहे एक प्रकार का। तो ट्रांजेक्शन अमाउंट्स टू वेजर। इवन द लॉटरी इज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको तो पता है लॉटरी खिलाना सरकार ने अलाउ किया है, बट ओनली इफेक्ट ऑफ सच सैंक्शन इज दैट पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द लॉटरी विल नॉट बी पनिश्ड। आप खेलने वाले को पनिशमेंट, खिलाने वाले को पनिशमेंट नहीं मिलेगा, बट आप अगर किसी प्रकार के धोखे में आते तो आप उसको एनफोर्स नहीं कर सकते। आप समझ आ रहे हो? लॉटरी खिलाने वाले को पनिशमेंट नहीं है, उसको सरकार अनुमति दे रही, बट अगर आपको कुछ गड़बड़ हुई पैसे के लेन देन में तो आपको सरकार अलाउ नहीं करेगी। वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है, तो आप मत खेलो ना, हो सकता है आपके पैसे डूब जाए। क्रॉसवर्ड पजल्स कॉम्पिटिशंस किसी और के सॉल्यूशन पे बेस्ड होते हैं, जो प्रीवियसली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन होता है विद द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर इज ए लॉटरी। आपने कुछ प्रिपेयर करना है जो ऑलरेडी सॉल्व है, ये भी वेजरिंग ट्रांजेक्शन है। ये आपको खड़े खड़े क्वेश्चन पूछ सकता है पूरा का पूरा ऐसे, ठीक है, क्योंकि आप किसी को नहीं पता ना कि आपने जो सॉल्व किया और जो ऑलरेडी पहले से सॉल्व है वो किससे मैच होगा नहीं होगा, वो लॉटरी निकलती है, प्रकार की चिट निकलती, ठीक है। बट यहां लिखा है कि क्रॉसवर्ड पजल्स, पिक्चर कॉम्पिटिशंस, एथलेटिक कॉम्पिटिशंस, जहां पर आपकी स्किल और इंटेलिजेंस आ गई वो वैलिड होता है प्राइस कॉम्पिटिशन एक्ट के हिसाब से, है ना। इन गेम्स ऑफ स्किल आर नॉट वेजर्स, अगर 1000 रुपए से कम का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, नॉट वेजर्स, ये वेजर्स में नहीं आएगा। स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन में आपको बता चुका था, स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शंस आगे जाके किसी शेयर्स के प्राइस में आप एक डिफरेंस अमाउंट को लेके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि अगर इतना बढ़ा तो इतना लेंगे, 100 रुपए का शेयर अगर 200 का हुआ तो 100 मेरे 100 तेरे, अगर 100 वाला अगर 100 पे रह गया तो मैं तेरे को 100 दे दूंगा, ऐसा कुछ हो सकता है। 100 वाला 1000 पे हो गया, वो जो मार्केट प्राइस है डिफरेंस प्राइस, तो आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन शेयर्स पे थोड़ी ना कर रहे हो, उसके प्राइस पे कर रहे हो। तो एक प्रकार की बैटिंग हुई ना, सट्टा हुई ना एक प्रकार। हॉर्स रेसिंग वाला भी है, ठीक है, वो वेजर कब कहलाएगा अगर वो 500 से कम का है, 500 से ऊपर वाले को वेजर नहीं कहलाएगा। ये भी पूछ सकता है आपको कि जो वेजरिंग जैसे हैं बट वेजर नहीं है, ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत चांस है होने का। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, ये भी हार जीत तो है नहीं, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वैलिड होते हैं, ठीक है। गेम ऑफ स्किल, जहां पर स्किल नॉलेज आ गया, क्रॉसवर्ड पजल से तब भी पड़े पड़ने, और 1000 से ऊपर का नहीं होना चाहिए वो अमाउंट, 1000 से ऊपर का नहीं होना चाहिए। इसलिए कई बार आप देखते होंगे कि एथलेटिक कॉम्पिटिशन में जहाँ क्रिकेट होता है वो 500 रुपए तक के इनाम होते हैं बेसिकली। कमर्शियल ट्रांजेक्शन, शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन, शेयर ब्रोकर चार्जेस, ये सब अलाउड है हमारे यहाँ पर, ठीक है। ये सब आपको अलाउ है। लकी ड्रॉ में आपको चिट फंड में पैसा मिलता है, आपने खेला ही होगा, ठीक है। ये सब आपको क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ये डिफरेंस बिटवीन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। हाँ, तो अब ये नेक्स्ट क्या है, ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टी, सेक्शन 37। बहुत चांस है क्वेश्चन का आने का। भाई क्या है, सिंपल है, दो प्रकार की ऑब्लिगेशन होती है। द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म, या तो आप परफॉर्म कर दो, या ऑफर टू परफॉर्म है, या तो आप तुरंत परफॉर्म कर रहे हो या फ्यूचर में परफॉर्म करोगे। आपको पता है ये पार्ट एग्जीक्यूटेड एक्जीक्यूटरी रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस, अनलेस और अनटिल आप कुछ चीज से आपका एक्सक्यूज ना मिल जाए, जैसे कोरोना जैसी कोई चीज हो गई, ये सब्जेक्ट मैटर खत्म हो गया, बहुत सारी चीजें हो सकती है। प्रोमिसेस बाइंड करता है रिप्रेजेंटेटिव्स को भी प्रोमिसर के इन केस ऑफ डेथ, ये आपको क्वेश्चन में आ सकता है। बिफोर दी परफॉर्मेंस, परफॉर्म करने के पहले अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट इंटेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा नहीं करेगा तो फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाएगा। प्रोमिसर का, प्रोमिसर का, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल के साथ में सेम क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। खत्म हो गई बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट बीइंग एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन, है ना। जब तक कि वो डिस्चार्ज ना हो जाए एग्रीमेंट, तब तक कि आपके भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। अब ये पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ने के लिए। बेसिक रूल ये कहता है कि प्रोमिसर मस्ट परफॉर्म एग्जैक्टली जो उसने प्रॉमिस किया है, जैसा बोला था वैसा परफॉर्म कर। इट इज नेसेसरी फॉर ए पार्टी हु वांट्स टू एनफोर्स द प्रॉमिस मेड टू हिम टू प्रॉमिस परफॉर्मेंस हिमसेल्फ। तूने वादा किया था, तू ही निभा, है ना, सिंपल समझिए। ओनली आफ्टर ही कैन आस्क अदर पार्टी टू कैरी आउट हिज प्रॉमिस। पहले तू तो परफॉर्म कर, पहले तू तो मेरे यहाँ गुड्स बेच, तब तो मैं तेरे को पैसे दूंगा ना।
पहले तो मेरे बाल तो काट दे तभी तो मैं तुमको पैसे दूंगा। आप सिंपल से लॉजिक है, सिंपल सर। सामने वाला बोल रहा है पहले पैसे तो अभी तो पिक्चर दिखाऊंगा ना, तो सिंपल सा लॉजिक है। सेक्शन 37 यही कहता है, प्रॉमिसर पहले अपना प्रॉमिस निभाए, फिर उम्मीद करके दूसरा वाला प्राइमरी ड्यूटी क्या है, उसकी प्राइमरी ड्यूटी परफॉर्म करने की। सिंपल थॉट है। एक्चुअल परफॉर्मेंस तो आपको पता है कि दोनों परफॉर्म कर चुके हैं, सिंपल, दोनों परफॉर्म कर चुके हैं विद इन गिवन टाइम, विद इन गिवन मैनर। ऑफर टू परफॉर्म और अटेम्प्टेड का मतलब आप परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, बट द प्रॉमिस रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस। आपने अटेम्प्ट तो किया बट सामने वाले ने रिफ्यूज कर दिया। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, आपने अटेम्प्ट तो किया बट सामने वाले ने रिफ्यूज कर दिया। अब कई बच्चे इसको क्या करते हैं, ब्रीच में, अब ब्रीच को ब्रीच ही लिया करो। आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ना तो एग्जांपल से यहीं से आएंगे, यहीं से आएंगे। बाय होम, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये थ्योरी क्वेश्चन में आता है। बाय होम कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म, प्रॉमिसर हिमसेल्फ, एजेंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। लायबिलिटी से प्रॉपर्टी तक होती है, ठीक है जी। पर्सनल लायबिलिटी कभी नहीं होगी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की। आपको जाएगा प्रॉमिसर, कई लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन हमको उठा के पटक देगा, सेम क्वेश्चन 4 नंबर 6 नंबर के लिए। थर्ड पार्टी आपको परफॉर्म कर सकती है। सेक्शन 41 क्या मतलब है ना, प्रॉमिस एक्सेप्ट परफॉर्मेंस ऑफ द थर्ड पार्टी। अगर तुमने किसी और से परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लिया है ना, तो बाद में तुम फिर प्रॉमिसर के खिलाफ नहीं जाओगे। अगर ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया था पैसे को लेके, बट सी के दिए हुए पैसे ए ने रख लिया, तो वापस से बी को सी नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन मैंने आपको भेजा था, ध्यान रखना इसको, सेक्शन 41। अब परफॉर्मेंस बाय स्ट्रेंजर, अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो प्रॉमिसर डिस्चार्ज हो गया, सिंपल से। बाद में उसको रेटिफाइड नहीं कर सकते, यही क्वेश्चन आपको रिपीट कर देगा, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन आपको आया था, याद होगा, 40,000 वाला। जॉइंट प्रॉमिसर, दो और दो से ज्यादा वादा कर रहे हैं कि भाई हम अपने प्रॉमिस को फुलफिल करेंगे। अगर एक निपट गया तो उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस वादे को निभाएगा, सिंपल है। पूरे निपट गए तो उनके पूरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव, सिंपल थॉट है। सेम क्वेश्चन आपको एग्जांपल में आ जाएगा। ये बताने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने आपको, तो मैं इसको दोबारा रिपीट करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, बहुत चांसेस के आने के। इफेक्ट ऑफ, जो पहला वाला था वो है ना, वो एक बहुत चांस था। और इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, सेक्शन 38। मेरा प्रॉमिसर हैज मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू द प्रॉमिसर। भी वादा किया नहीं, वादा कर रहा है कि मैं प्रॉमिस करूं, तो ऑफर इज नॉट बीन एक्सेप्टेड, देन द प्रॉमिसर इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। मैंने आपको ऑफर किया परफॉर्म करने का, आपने मना कर दिया, तो अब मैं नॉन परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। तो आपने मेरे खिलाफ जितने राइट्स थे सब लूज कर दिए। एवरी सच ऑफर मस्ट बी सर्टेन फुलफिल कंडीशंस, इट मस्ट बी अनकंडीशनल। पहले तो अनकंडीशनल ऑफर था वो, ठीक है। मैंने प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर प्लेस पे आपको ऑफर किया, और उसी को किया जिस बंदे को ऑफर करना था। उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी समझने की, क्या सही है क्या गलत है ना। इफ द ऑफर इज एन ऑफर टू डिलीवर एनीथिंग, मैं कुछ डिलीवर करना चाहता था आपको, तो देन द प्रॉमिसी मस्ट हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ सीइंग दैट द थिंग ऑफर्ड इज द थिंग। फिर प्रॉमिसी के पास में वो एक मौका होना चाहिए देखने का कि जो मैंने चीज ऑर्डर किया था वही है या नहीं है। तो ये आपको एग्जांपल में पूछ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन है। एन ऑफर टू वन ऑफ इट्स सेवरल जॉइंट प्रॉमिसेस हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एन ऑफर टू ऑल ऑफ देम। एक को भी वादा करोगे तो समझ लेना सबको कर लिए। ये भी अभी तक नहीं आया, सेक्शन 39, 37, 39। ये भी बहुत चांस है। क्या बोलता है उसमें, व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म, अपने या डिसेबल कर लिया उसने परफॉर्मेंस प्रॉमिसिंग एंटायरली, द प्रॉमिस मेड पुट टू एन एंड टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ही हैज अनलेस ही हैज कम्युनिकेट बाय वर्ड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हिज डिसकंटिन्यूएंस। क्या लिख रहा है इसमें, एक पार्टी अगर बोलती है कि मेरे को परफॉर्म नहीं करना है, मैं परफॉर्म नहीं करना चाहता, मैं अपने आप को डिसेबल करता हूं, तो दूसरी पार्टी भी फिर जो उसको देने वाली थी या लेने वाली थी वो नहीं देगी, मना कर देगी, सिंपल है। बट सामने वाला उसको कम्युनिकेट तो करे एटलीस्ट, यहाँ एग्जांपल में दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले तो टर्मिनेट करो कॉन्ट्रैक्ट को, और दूसरी बात सिग्निफिकेशन तो लो, बताओ वर्ड्स से कंडक्ट के थ्रू कि भैया आप कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। और लिखा ना उसमें, अगर प्रॉमिस डिसाइड टू कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट, तो ही वुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू पुट टू एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑन हिज ग्राउंड सब्सिक्वेंटली। तो अगर तुम गाना गवाना ही चाहते हो उससे, भले वो 2 दिन तुम्हारे थिएटर में नहीं आया, तो फिर तुम गवाओ। फिर तुम उसने जो बीच में गड़बड़ किया, तुम कॉन्ट्रैक्ट को तुम डैमेजेस क्लेम करना उससे, ठीक है ना इसमें। बट तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते फिर, अगर तुमने उसके रिफ्यूजल पे या डिसेबिलिटी पे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया, यानी रिसिशन नहीं हुआ गिवन टाइम पर, तो फिर डैमेजेस क्लेम किए जाएंगे, मगर फिर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, है ना। जो भी करोगे बता देना उसको, बाय कंडक्ट बाय वर्ड्स। ये तो आपको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। जॉइंट लायबिलिटीज ये बहुत ईजी है, सेक्शन 42। एनी वन ऑफ देम, किसी को भी फोर्स कर सकते हैं हम, चलो भाई तुम में से कोई परफॉर्म करो, प्रॉमिस ही किसी को भी फोर्स कर सकता है ना, कंपेल कर सकता है ना। और फिर जो बंदा दे देगा वो दूसरे को बोलेगा चलो तुम पूरा कंट्रीब्यूशन पे करो, ये अपने पढ़ चुके इक्वली, है कि नहीं। एक को बोले तो बाकियों से वापस ले लेगा दोबारा, अदर्स।
और जिस तरीके से प्रॉफिट शेयर होने वाला था उसी तरीके से लॉसेस भी शेयर होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है यार, बहुत इजी है। सेम क्वेश्चन हो सकता है, आपको उठा के पटक दे। इफेक्ट क्या है, अगर एक को रिलीज कर दिए, यानी फॉर एग्जांपल ए को अगर एक्स वाई जेड में से जेड से पैसे नहीं लेने तो बाकी दो तो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे ना, तो एक्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, बट वो सिंपल है, बट वो वाई और जेड के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। एक को रिलीज कर दिया ना आपने, आपको उससे नहीं लेना था पैसे, आपका दोस्त प्यार हो गया तो आपने उसको रिलीज किया, इसका मतलब नहीं कि बाकी को भी रिलीज कर दिया आपने। ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन देते। और दूसरी बात, ये जो बंदा है ना, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों पूरे पैसे देंगे, ये आपको ध्यान रखना। ये जो क्वेश्चन है ना, यही आएंगे उठा के, यही आएंगे उठा के पूरे। टाइम एंड प्लेस, इस पे आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, तो इस पे जाने की जरूरत नहीं है। ये आ सकता है भैया, प्रॉमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस, जब तक तू नहीं करेगा परफॉर्म मैं नहीं करूंगा, जब तक तू नहीं करेगा मैं नहीं करूंगा, है ना। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है, तो नो प्रॉमिसर नो नीड टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस, जब तक प्रॉमिस ही ना निभा दे अपना प्रॉमिस। सिंपल थॉट है, सिंपल है ना, समझ में आ रहा है ना क्या लिखा उसमें। ये सेम क्वेश्चन आपको आ जाएगा साइमल्टेनियस प्रॉमिस सेक्शन 51, सेम जो लिखा हुआ है यहाँ पर। वन आफ्टर अनदर होता है ना, पहले तुम परफॉर्म करो फिर हम परफॉर्म करेंगे। ए ने प्रॉमिस किया कि मैं राइस डिलीवर करूंगा, बी ने बोला कि मैं प्राइस पे करूंगा, बोथ द प्रॉमिसेस टू बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली, एक साथ परफॉर्म होने वाले थे। सो बोथ ए एंड बी मस्ट बी रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रॉमिसेस। तो ये तो कंकरेंट कंडीशन वाला हो गया ना, दोनों एक साथ परफॉर्म करने वाले। और दूसरी बात, एक का परफॉर्मेंस दूसरे के परफॉर्मेंस पे बेस्ड है, तो कंडीशंस होगी ना, एक प्रॉमिस नहीं होगा तो दूसरा नहीं निभाएगा। सिंपल, तुम अगर मेरे को राइस नहीं भेजोगे तो मैं तुमको पे नहीं करूंगा, सिंपल। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में ना आप क्या करते हो, ब्रीच भी एक्सप्लेन करते हो। तो जब आप ना ब्रीच एक्सप्लेन करते हो ना, तो दो प्रोविजन भी आ सकते हैं, तो आप एक माइनर मेजर प्रोविजन करके भी लिख सकते हो। जहां आपको दिख रहा है कि कंडीशनल परफॉर्मेंस दिख रहा है, तो फिर आप यही सेक्शन डाल दो ना डायरेक्ट, कंडीशनल। ऑर्डर है, तय है पहले से कौन पहले परफॉर्म करेगा, तय है ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। और अगर ऑर्डर तय नहीं है तो फिर जिस तरीके से ट्रांजेक्शन के थ्रू होता है उस तरीके से करते जाओ। कई बार इंडिकेटेड होता है, कई बार इंडिकेटेड नहीं होता है, कई बार नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पे बेस्ड होता है। सिंपल है जी। अब आप क्या कर रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो सामने वाले को परफॉर्म करने से। आप सामान भेज रही नहीं हो मेरे को, तो मैं कैसे माल भेजूंगा आपको। आप पैसे दे रही नहीं हो। अब सिंपल है, मैं ऑनलाइन डिलीवरी में ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा हूँ, तो मैं तो बेचने को रेडी, बट आप पैसे तो पे करो मेरे को। अब मेरे को पैसे तो पे करो, है ना। आप पैसे नहीं पे करोगे तो मैं कहाँ से माल भेजूंगा आपको। तो आप क्या कर रहे हो, सामने वाली पार्टी को प्रिवेंट कर रहे हो परफॉर्म करने से। तो सामने वाली पार्टी उसको अवॉइड कर सकती है कि भैया मुझे कंपनसेशन दो और निकलने दो यहाँ से, क्योंकि नॉन परफॉर्मेंस जो है वो मैंने तुम्हारी वजह से नहीं कर पाया ना, तुम्हारी वजह से। मैं तो रेडी था परफॉर्म करने के लिए, और वही टाइम में कहीं और दे सकता था। बी इज रेडी, बी रेडी है काम करने के लिए, बट ए ने उसको प्रिवेंट किया, रोक रहा है, काम रोक रहा है, काम रोक रहा है, काम दे रहा नहीं है। तो वो तो बोलेगा ना तुम ऐसा फ्रॉड कर रहे हो या कॉर्शन कर रहे हो, जो भी हो सकता है, अवॉइडेबल ही होगा एक प्रकार का, रिसेंट कर देगा उसको। और काम कंटिन्यू कर लिया तो फिर रिसेंट नहीं कर सकता, डैमेज क्लेम कर सकता है, ये ध्यान रखना। यही क्वेश्चन आपको उठा के दे देगा एग्जाम में। आपने लकड़ी का टुकड़ा काट के रखा, सामने वाले को बोला लेके चले, ना लेके नहीं गया भैया। सेलर कॉट ओनली पार्ट ऑफ टिम्बर, उसने सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा काट के रखा वहां पर, और नेग्लेक्ट टू कॉट द रेस्ट, बाकी का टुकड़ा नहीं काट के रखा जो बायर ने उसको बोला था। तो बायर अवॉइड कर सकता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को, कंपनसेशन मांग सकता है कि भैया तुमने जो मैंने तुमको जो कहा था तुमने परफॉर्म नहीं किया। स्टैंडिंग टिम्बर काटने बोला था ना, लकड़ी का टुकड़ा जमीन से अलग करना पड़ा। इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट इज टू प्रॉमिस व्हिच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस इन 54 सेक्शन 54 में। ठीक है, इजी है। इफेक्ट टू फेलियर टू परफॉर्म एट अ फिक्स टाइम, फिक्स टाइम था आपने उसमें परफॉर्म नहीं किया, जहां टाइम एसेंशियल एलिमेंट होगा। और टाइम, और अगर टाइम में नहीं किया तो रीजनेबल टाइम पे। टाइम अगर एसेंशियल नहीं है, एसेंस नहीं है, तो भी रीजनेबल टाइम पर आपको समय से पहले ही करना है। और नहीं किए तो सामने वाला कैंसिल करके क्लेम कर सकता है, डैमेज अवॉइडेबल हो जाता है फिर। और जहां पर अगर टाइम एसेंशियल नहीं है तो फिर क्या होगा, इफ इट वाज द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज कि टाइम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखा ना, इफ इट वाज नॉट द इंटेंशन कि टाइम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम अवॉइडेबल, फिर आप रीजनेबल टाइम पे परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है ना। मगर अगर आपको कोई नुकसान भी हुआ है, जैसे ऐसा तो नहीं ना कि टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है तो नुकसान, कंपनसेशन तो आप ले सकते हो। ठीक है जी। अब आपने क्या किया, 10 तारीख की जगह उसने 15 तारीख को गुड्स भेजे, फिर भी आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, जो एग्रीड वाला था उसके अलावा, तो आपने कर लिया ना एक्सेप्ट। तो हम क्या करें, अब अवॉइड नहीं कर सकते, आप अवॉइड नहीं कर सकते।
ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं एग्जाम में, बहुत इजी, यही क्वेश्चन आपको पटक देगा उठा के, ये जो अंदर कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड वेयर टाइम इज नॉट एसेंशियल, बार बार आ रहा है, वहां अवॉइड नहीं कर सकते ना, टाइम उतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट नहीं है, टाइम की उतनी चर्चा नहीं है, रीजनेबल टाइम पे आप परफॉर्म कर सकते हो। बट वो बोल रहा है जहां अगर टाइम इंपॉर्टेंट भी नहीं है तो रीजनेबल टाइम पे तो करोगे ना। आप कंपनी अगर शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो टाइम नहीं भी दिए तो कुछ तो टाइम में मेरे को वापस करेगी, तो वो हमेशा अवॉइडेबल ही होगा। ये तो बच्चे क्या करेंगे, अवॉइडेबल नहीं होगा। और वो ऊपर वाला रिपीट कर रहे हो बार बार। इम्पॉसिबल एट पढ़ा चुका हूं मैं, जो शुरू से इम्पॉसिबल है, जो बाद में इम्पॉसिबल होते हैं। 56 में भूलना नहीं है, वो हमेशा अवॉइड कहलाते हैं शुरू से। बाद में इम्पॉसिबल हुए दिक्कत वाली बात नहीं, बाद में हुआ, जैसे कोरोना की सिचुएशन में बहुत सारी चीजें बाद में हुई, बिकम्स इम्पॉसिबल, सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबल, अनलॉफुल। जैसे नए फॉर्म बिल के हिसाब से हो सकता है, बहुत सारी चीजें बाद में इम्पॉसिबल, ये तो शुरू से इम्पॉसिबल है। और आपको पता था कि कोई चीज इम्पॉसिबल है और अनलॉफुल है, तब आपने वादा किया था परफॉर्म करने का, नहीं किया तो सामने आपसे कंपनसेशन मांग सकता है, जैसे कि ये, क्योंकि आपको न्यू था, प्रॉमिसी को पता था कि ये परफॉर्म हो ही नहीं सकता, आपको पता है तो फिर कैसे। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, जो आपको पता था एग्जिस्टेंस शुरू में इम्पॉसिबल है, ऑब्वियसली वो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, ये सब इम्पॉसिबिलिटी है। कैसे शादी होगी जब ऑलरेडी आप मैरिड हो, इंडोर हो के हिसाब से कैसे होगी? आपको क्वेश्चन आ सकते हैं भाई। पार्टीज को नोन है, पार्टीज को पता है कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किए ही नहीं जा सकते, देखो लिखा है ना, बकवास प्रॉमिस, कैसे परफॉर्म करोगे आप, ये सब इनिशियली नोन। और अननोन भी है तो पता लगा सकते हो ना भाई, पता लगा सकते हो तो वॉइड कहलाएगा। और प्रॉमिसर को अगर पता है सिर्फ, और इवन इफ डज नॉट नो ही शुड हैव नोन ना, इवन इफ डज नॉट नो ही शुड हैव नोन। लॉ ऑफ लैंड तो पता होना चाहिए, अपने पढ़े थे। और सुपर मीनिंग तो आपको पता है। अबे क्वेश्चन में ना, सुनो पूरी बात, तुम डायरेक्ट क्या करते हो, कंक्लूजन पे जाते हो, वो लेगा कि नहीं लेगा। अरे पहले देखो प्रोविजन क्या है, तो प्रोविजन बीच में लिखा होता है, मैंने बोला क्वेश्चन के बीच में, तो जहां ये वर्ड्स आ गए भाई तुमको कि सब सुपर मीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में क्या क्या होता है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कि वॉर हो गया, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, ये सब चीजें सुपर मीनिंग इम्पॉसिबिलिटी भाई, अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो आपके कंट्रोल में नहीं है, बियॉन्ड द कंटेम्पटेशन ऑफ द पार्टीज है, आप उसको संभाल ही नहीं सकते, है कि नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर देता है। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, कुछ लीगल है कुछ इलीगल है, तो लीगल वाला एनफोर्स होगा, इलीगल वाला एनफोर्स नहीं होगा, वॉइड हो जाएगा। अल्टरनेटिव प्रॉमिस, वन ब्रांच बीइंग इलीगल, सेक्शन 58, और आपको तो पता है, तो वही लीगल वाला एनफोर्स होगा, इलीगल वाला एनफोर्स नहीं होगा। ये पढ़ चुके हैं, ये छोटा सा है, ये आपको बिल्कुल सीक्वेंस में लिखना है, 59, 60, 61 सीक्वेंस में लिखना है। आपको थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है पूरे, ये भी थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। डिफरेंस पूछ सकता है आपको, थिन डिफरेंस क्या होता है इनोवेशन में, रिसीशन में, अल्टरेशन में, थिन डिफरेंस ये दिया हुआ है, तो ये डिफरेंस आपको लिख देना है इसमें, इनोवेशन और अल्टरेशन में ये डिफरेंस। तो 3 मार्क के लिए ऐसा आपको पूछने की कोशिश करें, एग्जैक्टली आपको लिखना है। आप ही ने वेव कर दिया परफॉर्मेंस को, सामने वाले को नहीं चाहिए मुझे 63, ठीक है यार, पूरा मत दे, एक पार्ट मत दे, सामने वाले को मना कर दिया आपने, मत दे, या टाइम को एक्सटेंड कर दिया है ना, डेटर परफॉर्म नहीं कर पाया तो ठीक है यार 1 साल और ले ले, तो फिर आपकी गलती है ना। या आपने कम ले लिया, 1 लाख की जगह 50,000 में खुश हो गया, तो रिमिशन हो गया ना, जितना लेने वाले थे उससे कम। ये बहुत चांस है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब भी तो अपने पड़े वापस करना पड़ेगा, जो रिस्टोरेशन ऑफ अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में जो बेनिफिट्स होते हैं वापस करने पड़ते हैं, ठीक है। ये सब पढ़ लिया होगा आपने 65। ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन 67 कि इफेक्ट ऑफ नेगलेक्ट ऑफ प्रॉमिस टू अफोर्ड प्रॉमिस रीजनेबल फैसिलिटीज। आपने फैसिलिटीज ही नहीं प्रोवाइड की मुझे, तो मैं गुड्स कहाँ से बेचता? प्रॉमिस नेगलेक्ट और रिफ्यूज टू अफोर्ड, आपने ट्रक भेजा ही नहीं, आपने पैसे दिए ही नहीं, तो लिखा है ना इसमें, इफ एन अप्रेंटिस रिफ्यूज टू लर्न, अब तो सीखना नहीं चाहता ट्रेनिंग की तरह, तो मैं तुझे कैसे सिखाऊंगा? टीचर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर नॉट टीचिंग, आप पढ़ना नहीं चाहते तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा? अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू रिपेयर बीस हाउस, बी नेगलेक्ट और रिफ्यूज टू पॉइंट आउट टू ए द प्लेसेस, आपने मुझे बताया नहीं कहाँ रिपेयर करना, तो मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल रहूंगा उसके लिए, नॉन परफॉर्मेंस के लिए? तो मुझे वो फैसिलिटीज, मुझे वो ज्ञान तो दीजिए। बहुत चांस है क्वेश्चन आने का, बहुत चांस है, तो नॉन परफॉर्मेंस के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगा। डिस्चार्ज आपको पता है, बोलने की जरूरत है नहीं, कैसे कैसे डिस्चार्ज होता है, इस पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, मेरे भी इम्पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ सुपर मीनिंग अलग चीज़ है। सुपर मीनिंग ये चार चीज़ें लिख दो ना यार, बढ़िया, पूरा का पूरा। ये सेक्शन 56 भूलना मत, ये पूछ सकता है आपसे, ये इम्पॉसिबल में आएंगे 3 एग्जांपल देके पूछ सकता है एक नंबर के लिए। ये जो ऑलरेडी इजी वाले पोर्शन है, जब जैसे ये पढ़ लिए अपन ने, तो मैं ये नहीं पढ़ा रहा आपको, ठीक है, ये अब भी पढ़े अपन ने ऊपर।
समटाइम्स इन्फीरियर राइट्स एंड सुपीरियर राइट्स कोइंसाइड, मिल जाते हैं इन द सेम पर्सन, तो इन्फीरियर राइट्स जो है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, खत्म हो जाएगी ना। देखो लिखा इसमें ए टुक अ लैंड ऑन लीज फ्रॉम बी, सब्सिक्वेंटली ए परचेज दैट वेरी लैंड, तो हो गया ना, लैंड जो लीज वाला पोर्शन था वो खत्म हो गया, ओनर बन गया ना आप, तो सुपीरियर ओनरशिप होती है और लीज इन्फीरियर होगी। तो ये इंपॉर्टेंट यूनिट था इसलिए मैंने आपको डाल दिया इसको, आप इसको अच्छे से पढ़ने के बाद में देख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। अब नेक्स्ट कैसा है कि अगर आपको कंपनीज एक्ट में, देखो सिंपल से थोड़ा आपको 4-5 चीज़ें बता देता हूँ कंपनीज एक्ट की। पहले तो आपको टाइप्स ऑफ कंपनी पूरा पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है। डिफरेंस बिटवीन भी आ सकते हैं, उसके बीच में शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं। आपको ओपीसी में क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो आपको ये पता होना चाहिए, रिलेटेड टू जो उसका एलिजिबिलिटी है कि भैया प्रीवियसली ईयर में 182 डेज वाला और माइनर नहीं वाला, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए वो एलिजिबल होता है। ओपीसी में ये क्वेश्चन आपको एलिजिबिलिटी वाला क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो क्या होता है, कई बार ना बच्चे कंफ्यूज काहे में हो रहे हैं। इंटर मैनेजमेंट में सिंपल थॉट है, टुर्क एंड रूल अच्छे से पढ़ के जाओ, आपको पूरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आएंगे और उसको रेफरेंस में डालना भी आओ। और उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, किसके, ओपीसी का तो आपको क्लियर कर दिया मैंने, एलिजिबिलिटी है ना, और एक इसका आ सकता है इसकी पेड अप कैपिटल। स्मॉल कंपनी के बहुत चांस है आने के, क्योंकि उसका अमेंडमेंट आया है, मैं डाल देता हूँ उसको। पेड अप कैपिटल से रिलेटेड आ सकता है, ठीक है, और कैपिटल के साथ में टर्न ओवर, है ना। जो आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी है ना वो अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। अब लीगल रूल्स है कुछ कॉर्पोरेट विल के, कॉर्पोरेट विल के 5 लीगल रूल्स है। आप अगर कौन से देखेंगे, एक दुश्मन वाला है कि भैया कंपनी एनिमी हो सकती है क्या, फिर एक इनकम टैक्स रेवेन्यू बचाने वाला है, वेलफेयर लेजिस्लेशन है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है। तो वो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि लीगल रूल्स बताओ कॉर्पोरेट विल के, तो 5 पूछ सकता है, 5 में से कोई एक पूछ सकता है। तो आपको हर जगह पर सबसे पहले क्या एक्सप्लेन करना है, व्हाट इज कॉर्पोरेट विल, क्या पर्पस है उसका, क्यों बनाई गई वो, और कब कब उसे, याद रखिए क्या बोल रहा हूं मैं, कब कब उसे हटाया जाता है, उठाया जाता है, मतलब ये भूलना नहीं है, बहुत चांस है उस पर क्वेश्चन आने, बहुत चांस है। और वो केस लॉ के रेफरेंसेस देना है आपको, ठीक है। अल्ट्रा वायरस वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आप लोग पता नहीं क्यों उसको गलत तरीके से ले रहे हैं। अगर सिंपल थॉट है, अगर शेयर होल्डर का अप्रूवल मिल भी गया, वो भले एडवांटेज के लिए क्यों ना हो काम, शेयर होल्डर के एडवांटेज के लिए, कंपनी के एडवांटेज के लिए, दुनिया भर के एडवांटेज के लिए क्यों ना हो, आपको वो काम सबसे पहले मेमोरेंडम को चेंज करना होगा। आप मेमोरेंडम को चेंज करेंगे उसके बाद ही वो काम होगा, नहीं तो वो हमेशा अल्ट्रा वायरस ही कहलाएगा। सिंपल सा थॉट है, आपको एक्सेप्शन पता है इंटर मैनेजमेंट के, भूलना नहीं, ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी का सिंपल थॉट है, कन्वर्जन पूछ सकता है आपसे कि कब को कन्वर्ट होगी, जब वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं करेगी, अगर कोई प्राइवेट पब्लिक कंपनी है ना। सेक्शन 8 कंपनी अगर अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं कर रही है तो पब्लिक प्राइवेट कंपनी में उसको तब्दील कर देंगे। और ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पूछ सकता है आपको कि ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर देगी, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर वो उसमें भी बोल सकता है कि अगर आपने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी मेमोरेंडम पे, टाइप याद है इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर, तो ट्रिब्यूनल क्या क्या ऑर्डर पास करेगा, ऐसी जो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर गलत इंफॉर्मेशन दे वो ऑर्डर्स पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है। इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर मेरे को याद आते आ रहा है तो मैं सब बताते जा रहा हूँ कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। टाइप्स ऑफ कैपिटल पूछ सकता है, कैपिटल पूछा, क्लासिफिकेशन काइंड्स तो आपको पता है, ऑथराइज, इशूड, अनइशूड, सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब, है ना, भूलना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन, अच्छा आ जाए तो आउट ऑफ मिल जाए, ओके। मेमोरेंडम में आपको वो पूछ सकता है कि अगर ड्यूरिंग द इनकॉर्पोरेशन, आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन अगर कोई इन्फॉर्मेशन को सप्रेस करता है तो वो रिस्पॉन्सिबल, प्रमोटर्स रिस्पॉन्सिबल, और जो अपॉइंटेड या प्रपोज डायरेक्टर से वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, और ट्रिब्यूनल से क्या ऑर्डर पास होंगे आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। एंट्रेंचमेंट पूछ सकता है, रूल्स फॉर एंट्रेंचमेंट, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, माइनर्स को, माइनॉरिटी वाले जो होते हैं, माइनॉरिटी वाले जो शेयर होल्डर्स होते हैं, है ना, रिजिड बना देते हैं उसको, 90% का रिजोल्यूशन पास करो, 95% का रिजिड बना देते हैं कि चेंज हो ही ना, ठीक है। मॉडल आर्टिकल पूछ सकता है आपसे कि जैसे मेमोरेंडम में कितने होते हैं, ABCD पढ़े होंगे ना आपने, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, फिर अनलिमिटेड कंपनी, ऐसे करके। फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में F से चालू होता है, FGHIJKL,
पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो आपको पूछ सकता है मॉडल आर्टिकल्स क्या होते हैं करके, कौन सी कंपनी के। बहुत इजी आंसर है, आ जाए तो अच्छी बात है। अगर आपको पूछा काइंड्स ऑफ शेयर्स क्या है, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, इजी क्वेश्चन है ना। इक्विटी शेयर के टाइप्स पूछ सकता है आपको। इक्विटी शेयर विल नॉर्मल वोटिंग राइट्स और डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, टाटा वाला एग्जांपल के साथ में लिख देने का, सिंपल थॉट है। ये क्वेश्चंस के चांसेस है कि इस तरीके से क्वेश्चंस को पूछे जा सकते हैं, है ना। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन 4 है, 4 केस लॉस है ना, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। डिफरेंस बिटवीन जो पीछे दिए हुए हैं वो छोड़ने का नहीं है, ओके। क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है इंडोर मैनेजमेंट में ये सामने वाले ने परमिशन, बाहर वाला अज्यूम कर रहा है कि वो तो परमिशन लेगा ही लेगा, सिंपल है ना, वो इंडोर मैनेजमेंट ही कहलाएगा, तो आपको इंडोर मैनेजमेंट में एक्सप्लेन करना है। और अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि थर्ड पार्टी को पता था कि वहां कुछ गड़बड़ियां हो रही है, तो फिर पूरे एक्सेप्शंस लिख देना। सेक्शन 8 कंपनी का समझ में आ गया। कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं कर रहे हैं, और कन्वर्ट होने के लिए क्या लगेगा, जो आपको पूरे ऑब्जेक्टिव लिखने हैं उसके, चैरिटी, कॉमर्स, स्पोर्ट्स, कल्चर, पूरे लिखने का, ठीक है। कोई कंपनी अगर वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं कर रही है तो कन्वर्जन लिखने का, क्या कन्वर्जन होगा, मर्ज कर देंगे, एमलगमेशन कर देंगे, वो सब भी लिखने का, ठीक है, क्या ऑर्डर पास करेंगे। और अगर कोई कंपनी कन्वर्ट होना चाह रही है सेक्शन 8 कंपनी में, तो कैसे कन्वर्ट होगी, कैसे बनाया जाएगा उसको, तो इन ऑब्जेक्टिव के साथ बनाया जाएगा, सिंपल थॉट, ये आपको बताना है, ठीक है। कुछ चीजें मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन है जो बच्चे छोड़ देते हैं, तो मैंने इसलिए आपको स्पेशली ऊपर बताया। सप्रेसिंग ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, ट्रिब्यूनल के क्या ऑर्डर होंगे अगर ड्यूरिंग द इनकॉर्पोरेशन वो पास किया गया तो, ट्रिब्यूनल क्या क्या ऑर्डर देगा आपको, 5 से 6 ऑर्डर्स हैं उसमें, ठीक है, ठीक है।